Okay, students. So today I will start your next chapter, that is chapter 7, weather, climate, and adaptation of animals. So let's start. First of all, introduction of this chapter. So you can see here, weather and climate have a great impact on our daily life. Weather and climate determine, first one, the type of clothes we wear. Second, mode of transport we use, mode of transport होगा यहाँ पे. And third is types of food we grow and eat, etc. Next is all the living organisms are adapted to survive in the climate condition of their natural habitat. So in introduction, weather and climate have a great impact on our daily life. हम सभी जानते हैं कि जो weather और climate है, इसका बहुत बड़ा impact पड़ता है हमारी daily life में, है कि नहीं? और वेदर और क्लाइमेट को ज़्यादा समझने के लिए या ज़्यादा कुछ जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट जो होते हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. सभी क्लाइमेट कंडीशन में कैसे करते हैं, अडॉप्ट करते हैं या सर्वाइव करते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में. एक हर एनिमल का एक नेचुरल हैबिटेट होता है और उस हैबिटेट में वो अपने आप को सर्वाइव करता है. मीन्स चाहे वो क्लाइमेट जैसा भी हो, अगर उसका नेचुरल हैबिटेट है तो वो उसमें अपने आप को क्या करेगा, सर्वाइव करेगा. ओके, नेक्स्ट में अब हम बढ़ते हैं, व्हाट इज वेदर. अभी आपने पढ़ा होगा या मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि व्हाट इज वेदर. अगर आपको ध्यान हो, रिमेम्बर हो, ठीक है. नहीं है तो अभी अभी आप सुनिए ध्यान से. देखिए यहाँ पे, व्हाट इज वेदर. So you know that the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at the place. Weather क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो डे टू डे कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर की, वो हर जगह पे अलग अलग होती है. कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे ह्यूमिडिटी है, कहीं पे रेनफॉल है, कहीं पे विंड स्पीड है. ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहती है. और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वेदर कहते हैं उस प्लेस का, जिस प्लेस पे ये कंडीशंस क्रिएट हो रही है, या टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा हो रही है. तो उस प्लेस का वेदर हम बोलते हैं, किस प्लेस का वेदर है ये, है कि नहीं. नाउ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा और कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. हमने क्लास में पढ़ाया है इसको कि व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. सो ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड, दीज ऑल आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर. ये सभी एलिमेंट्स हैं, वेदर के एलिमेंट्स हैं. इन्हीं की वजह से वेदर का जो भी वेदर है, इन्हीं की वजह से है. नाउ द वेदर एट अ प्लेस चेंजेस एवरी डे. Sometimes it is more warm, more humid, more cloudy, or more windy. Sometimes, sometimes it is less warm, less humid, less cloudy, or less windy. It may rain for an hour in the morning and then become sunny and clear right after that. मीन्स स्टूडेंट्स कि जो आप ये वेदर देख रहे हैं ना, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है हर दिन. कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होती है, कहीं पे बादल ज़्यादा होते हैं, कहीं पे हवा बहुत तेज चलती है या तेज चलती रहती है. ठीक है. कहीं पे इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो कहीं पे लेस वार्म रहता है, कहीं पे लेस ह्यूमिड प्लेस होते हैं, लेस क्लाउडी एंड लेस विंडी प्लेस होते हैं. कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है मॉर्निंग समय में या इवनिंग समय में, या कह लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे मॉर्निंग समय में बारिश हो गई, लेकिन जो है कुछ देर बाद, 1 घंटे बारिश होने के बाद वहाँ का क्लाइमेट सनी हो जाता है, या वहाँ का क्लाइमेट क्लियर हो जाता है, या वहाँ पे सूरज निकल आता है. तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है. किस वजह से ये हो रहा है? ये वेदर की वजह से हो रहा है. सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, ओके, ओके. नाउ नाउ व्हाट इज मेट्रोलॉजी. मैंने एक टर्म बताया था कि मेट्रोलॉजी क्या होता है. सो मेट्रोलॉजी, यस यस, आई एम गोइंग टू टेल, जस्ट वेट बेटा.
मेट्रोलॉजी, meteorological department of the government collects data on temperature, humidity, wind, etc. एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। ये जो मेट्रोलॉजी होता है ना बेटा, मौसम विज्ञान कहते हैं इससे। हम अपने जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा एक कह लीजिए कि एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और ये हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो भी क्लाइमेट है उसका डेटा कलेक्ट करता है। मतलब वहाँ का टेम्परेचर कितना है, कहीं भी प्लेस का, किसी भी प्लेस का, वहाँ का किसी भी प्लेस का की ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ पे विंड स्पीड कितना है, ये सारी चीज़ें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक डेटा डेटा के रूप में कलेक्ट करके रखता है। या हम कह सकते हैं वेदर को प्रेडिक्ट करता है, वेदर प्रेडिक्शन करता है, पता करता है कि मौसम कैसा है, उसी को मौसम विज्ञान भी बोलते हैं। एंड मेट्रोलॉजी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। कुल मिला के हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो भी स्टडी है एटमॉस्फेयर की वो मेट्रोलॉजी बोली जाती है। और मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज द वेदर। मेट्रोलॉजी वो लॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं जो वेदर को क्या करते हैं, वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। और मेट्रोलॉजी वो डिपार्टमेंट होता है जिसके बारे में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा जाना, उसके बारे में स्टडी करना, वो मेट्रोलॉजी होती है। और जो इसके बारे में स्टडी करता है वो मेट्रोलॉजिस्ट होता है। नाउ वेदर एक्सपर्ट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी and data from Earth station and satellites to predict the weather। जो वेदर के एक्सपर्ट होते हैं या जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अर्थ इससे सैटेलाइट्स के थ्रू, ये अर्थ के थ्रू, अर्थ स्टेशन बने होते हैं हर जगह पे, और वहां से सैटेलाइट्स के थ्रू ये वेदर को प्रेडिक्ट करते रहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट इज अ वेदर रिपोर्ट ऑफ 7 डेज। सो आप जैसे कि इसे आप देख रहे हैं कि हर एक डेज का वेदर रिपोर्ट अलग अलग होता है। देयर फोर द टेम्परेचर ऑफ आवर एटमोसफियर इज चेंजिंग एवरी डे। हर डे हमारा क्या होता है, जो टेम्परेचर है हमारे एटमोसफियर का वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है कि नहीं? तभी तो ये अलग अलग क्लाइमेट तुरंत आप देखते हो, कभी सनी हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है एटमोसफियर। नाउ टेम्परेचर, आपकी बुक में टेम्परेचर भी दिया है। लेट्स सी व्हाट इज टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर वो हीट चैप्टर से रिलेटेड टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने हीट चैप्टर में पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या मेजर करता है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या काम है, वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, ये आपका चैप्टर है। यहाँ पे इसका क्या काम होगा? सो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून एज द अर्थ गेट हीटेड बाय द सन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में होता है, जब हमारी अर्थ बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। किसके थ्रू? सन के थ्रू, क्योंकि सनलाइट आ रही है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है आफ्टरनून में। एंड यू नो दैट एट नाइट as the sun rays do not fall at that place, it cools down thereby bringing down the temperature। अब क्या, अभी तक जब जहाँ पे सन पड़ रही थी वहां का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है उस प्लेस पे अब सन की साइन नहीं पड़ रही है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वहां का टेम्परेचर कैसा हो जाता है बेटा? कूल हो जाता है। एंड मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सभी जानते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो मॉर्निंग टाइम में होता है ना? लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और आफ्टरनून में तो बहुत टेम्परेचर हो जाता है हमारे अर्थ का, एकदम हीट। अभी जैसे कि अभी के दिनों में आप देख रहे हो। नो स्पेशल थर्मोमीटर आर यूज्ड आर कॉल्ड एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। पढ़ा है आपने, हीट चैप्टर में पढ़ा है मैक्सिमम एंड मिनिमम, हमने पढ़ाया है। So special thermometer are used are called as maximum and minimum thermometer। So टेम्परेचर को यहाँ पे मेजर करने के लिए स्पेशल टाइप्स के थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं। यहाँ पे क्लिनिकल नहीं यूज किया जाएगा,
यहाँ पे स्पेशल टाइप के मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं, क्योंकि क्लिनिकल तो आपका, आप समझते हो उसकी जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर यूज किए जा रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है बेटा? ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता भी बोलते हैं। सो ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कितना वाटर वेपर हमारे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो अमाउंट ही ह्यूमिडिटी बोली जाती है। हमारे एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। Okay, so humidity refer to the amount of water vapor present in the air. So humidity क्या है? मैंने बताया humidity वो अमाउंट है वाटर वेपर की जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है। Humidity indicates the likelihood of precipitation. ये precipitation को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है, अभी मैं बताऊंगा precipitation क्या होता है। सो यहाँ पे इसको आप होल्ड करिए। Now, a device is used to measure humidity is called as hygrometer और साइक्रोमीटर। बेटा वो डिवाइस जिससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं ना, उसे हाइग्रोमीटर बोला जाता है या साइक्रोमीटर, PSYCHROMETER, साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। एंड यू नो, ह्यूमिडिटी इज आल्सो मेजर्ड यूजिंग रिमोटली प्लेस्ड सैटेलाइट। जो सैटेलाइट्स हमारे अर्थ पे हैं या जो सैटेलाइट छोड़ी गई हैं अर्थ से, उनको रिमोटली मतलब रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है अर्थ स्टेशन से, और वो भी ह्यूमिडिटी को मेजर करती हैं, बताती हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उस वाटर वेपर कितना एयर में प्रेजेंट है, वाटर वेपर की क्या अमाउंट एयर में प्रेजेंट है। इसको हम रिमोटली जो प्लेस सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू भी हम मेजर करते हैं। नाउ कम्स ऑन रेन। मैंने रेन भी बताया था। व्हाट इज रेन? सो द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, मोर आर द चांस ऑफ रेन। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा बेटा, उतना ज्यादा बरसात होने की, रेन होने की उतनी ज्यादा कंडीशन ज्यादा हो सकती है। इसलिए द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, मोर आर द चांस ऑफ रेन। And rainfall is measured by an instrument called रेन गॉज। रेनफॉल का जिससे नाप मापा जाता है या जिससे मेजर्ड किया जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रेन गॉज। एंड रेन गॉज इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। बेसिकली ये मेजरिंग सिलेंडर है, एक कांच का ग्लास का बना हुआ सिलेंडर होता है विद अ फनल ऑन द टॉप कलेक्ट वाटर, जिसके टॉप पे फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे वाटर का कलेक्शन होता है, उसे रेन गॉज कहते हैं। इन इंडिया, रेन इज मेनली ब्रॉट बाई टू काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी, लेडन विंड्स। हमारे इंडिया में रेन जो है टू काइंड्स की ह्यूमिडिटी से, दो तरह की ह्यूमिडिटी से होती है। यस, दीज आर द साउथ वेस्ट मानसून। ये जो मानसून होते हैं दो तरह के ह्यूमिडिटी से जो होते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, एक साउथ वेस्ट मानसून होता है। एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, सेकेंड वन इज साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है जून टू सितंबर चलता है, विच ब्रिंग्स हैवी रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। जिसमें बहुत ज्यादा बरसात होती है ना, तो उसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये जून टू सितंबर के बीच में यहाँ ये साउथ वेस्ट मानसून आते हैं और इसमें हैवी रेन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर टू मार्च आते हैं, नवंबर टू मार्च आते हैं, विच ब्रिंग्स रिलेटिवली लाइटर रेन। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं उसमें कम बरसात होती है, नवंबर टू मार्च होते हैं ये, ठीक है। और जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं जून टू सितंबर होते हैं, जिसमें रेन ज्यादा होती है, हैवी रेन होती है हमारे इंडिया में, ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, देशों कंट्री में कह सकते हैं, ज्यादा रेन होती है साउथ वेस्ट मानसून से, और नॉर्थ वेस्ट मानसून से लाइटर रेन होती है। नाउ कम्स ऑन क्लाउडीनेस एंड विंड। आपके यहाँ क्लाउडीनेस और विंड भी एक टॉपिक है। सो फर्स्ट इज क्लाउडीनेस। व्हाट इज क्लाउडीनेस?
Cloudiness is full of a cloudy skin having little or no sunshine. It is a cloudy but rainless day. ये cloudy होता है लेकिन rainless day होता है, यहाँ बरसात नहीं होती है. And you know, cloudiness is a full of cloudy sky. सॉरी, क्लाउडी स्काई है. क्लाउडीनेस क्या है? जिसमें आपकी स्काई एकदम क्लाउडी रहेगी, हैविंग लिटिल और नो सनशाइन. या तो सनशाइन बहुत थोड़ा रहेगा, सूर्य की किरणें बहुत थोड़ी आएंगी, या तो नहीं आएंगी. तो ये क्लाउडीनेस हो गया. व्हाट इज विंड? विंड क्या है? विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर विच, सॉरी, विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स. विंड क्या है? जनरली एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की, जो हॉरिजॉन्टली रन करती है. एंड यू नो, विंड को नेम दिया गया है. क्यों नेम दिया गया है? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है, जिधर से ये आ रही है, उधर जिधर जिस डायरेक्शन से आ रही होती है, उसी को हम विंड कहते हैं. विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स. जिधर से आ रही होती है उसी को विंड कहते हैं. और ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती है. विंड क्या है? हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती है. एंड एग्जाम्पल में नॉर्दर्न विंड. एग्जाम्पल में कौन सी विंड आएगी? नॉर्दर्न विंड आ जाएगी. नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन एंड विंड. अभी मैंने बताया था कभी मैं आपको प्रेसिपिटेशन डिस्कस करूंगा. सो प्रेसिपिटेशन इज व्हाट? स्टूडेंट्स, precipitation is any product of the condensation of atmospheric water vapor that falls under gravity. precipitation क्या है? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जो कि कंडेंसेशन से, एटमॉस्फेयर वाटर जब कंडेंसेट करता है, तो वाटर कंडेंसेशन जब होता है, वाटर ठंडा होता है एटमॉस्फेयर में जाकर के, वाटर वेपर जब एटमॉस्फेयर पहुंचता है तो वो कंडेंसेट होता है, और कंडेंसेट होके वो नीचे आता है हमारी जमीन पे, अर्थ पे वो गिरता है. किस फॉर्म में? द मेन फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन इंक्लूड ड्यू, ओस के फॉर्म में, मिस्ट, कोहरा के फॉर्म में, फॉग, कोहरा के फॉर्म में, रेन, बारिश के फॉर्म में, हेल, ओला गिरना, स्नो, हिमपात या बर्फ के फॉर्म में, ड्रिजल, बूंदाबांदी जो होती है, हल्का सा झींसी पड़ना कहते हैं, एंड स्लीट, ओले के साथ, एंड ग्राउप, जो ग्राउपेल कहते हैं कच्चा ओला. तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म में, जो प्रेसिपिटेट हो रही है, कंडेंस हो रहा है वाटर वेपर, और फिर हमारे अर्थ पे आ रहा है कोहरे के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में. दीज ऑल आर प्रेसिपिटेशन. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Atmospheric pressure is defined as the force per unit area exerted against a surface by the weight of the air above that surface. Atmospheric pressure क्या है? ये force per unit area होता है जो कि exert होता है against a surface, किसी भी surface के against में कितना force लग रहा है, force per unit area क्या है, ठीक है, by the weight above air above that surface, और उसके सरफेस के एबव कितनी एयर प्रेजेंट है, और ये ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. एग्जाम्पल में समझाना चाहूंगा. फॉलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स एन अप्रोचिंग स्टॉर्म. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो स्टॉर्म इंडिकेट होता है. राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट अ क्लियर स्काई. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है बेटा, तो आपकी स्काई क्लियर हो जाएगी. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है तो आपकी जो स्काई है वो क्लियर होगी. लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है बच्चा लोग, तो क्या होता है कि स्टॉर्म आने के केसेस ज्यादा होते हैं. एंड यू नो, अ बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड इन मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में यूज किया जाता है, नेम क्या है उसका? बैरोमीटर. तो ये चीज समझने की है. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो स्काई आपकी क्लियर होने के चांसेस होते हैं. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो ये इंडिकेट करता है स्टॉर्म को. अप्रोचिंग, इंडिकेट्स ऑन अप्रोचिंग स्टॉर्म. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर. अगर वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें सन का क्या इफेक्ट है? तो सन का इफेक्ट आप समझ लीजिए.
Sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. Sun क्या है? एक ह्यूज स्फीयर है जिसमें हॉट गैसेस फिल्ड है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। एंड although the distance of sun from earth is quite large, आप सभी को पता है अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा नहीं है, कह सकते हैं quite large है। and still the heat and light energy emitted by the sun is so huge that is the source of all heat and light on earth। और जो सन से निकलने वाली एनर्जी है, लाइट है, वो ह्यूज सोर्स होती है। जो किसकी सोर्स होती है? लाइट जो अर्थ पे आ रही है वो इसी सन की वजह से आ रही है, हम कह सकते हैं। एंड सन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, oceans and the atmosphere plays an important role in determining the weather at a particular place। और जो सन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी अर्थ सरफेस पे, या तो एब्जॉर्ब होती है या तो वो रिफ्लेक्ट होती है सन की एनर्जी। सो ओशियन से, हमारे अर्थ सरफेस से या एटमॉस्फेयर से। तो ये इससे पता क्या चलता है कि इससे हम पता लगाते हैं या डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्लेस का क्या वेदर। जैसे जितनी सन एब्जॉर्ब हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है ओशियन से, अर्थ सरफेस से, तो ये डिटरमाइन करने में, वेदर रिपोर्ट डिटरमाइन करने में या वेदर को डिटरमाइन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से हम पता कर सकते हैं कि वहाँ का वेदर ज्यादा हॉट है या ज्यादा गर्म रहता है कि ज्यादा कूल रहता है कि नहीं। नाउ कम्स ऑन क्लाइमेट। So climate of a place is defined as the average weather condition at a particular place over a long period of time, about 25 years or more। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज वेदर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिनों तक। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात करें तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या वेदर रही है, क्या वेदर रहा है, लगभग 25 साल या उससे ज्यादा से हम ले लें तो 25 साल या ज्यादा। जैसे कि क्या कहते हैं, हमारी यूपी का जो क्लाइमेट है वो 25 साल से क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा, है ना, हम पता कर सकते हैं। नाउ क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप सभी जानते हो कि जो क्लाइमेट होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वेरी करता है, अलग अलग होता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एंड इफ देयर इज मोर रेनफॉल देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड वेट। जैसे केरला में अगर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हॉट है, वो प्लेस प्लेस कैसे, वो ज़्यादा हॉट प्लेस है या वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर हॉट और वेट होगा, जैसे केरला में। एंड इफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज एंड इफ देयर इज लेस रेनफॉल, अगर हॉट बहुत दिनों तक, मोस्ट डेज तक वो हॉट रहता है, वहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है, तो देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड ड्राई। जैसे राजस्थान में, राजस्थान में मोस्ट ऑफ द डेज क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट रहता है, और रेनफॉल कम हो रही है, इसलिए वो हॉट एंड ड्राई होगा। लेकिन केरला में क्या होता है कि हॉट क्लाइमेट होता, हॉट डेज होते हैं, बट रेनफॉल भी ज्यादा हो रही होती है, इसलिए क्या कहते हैं, हॉट एंड वेट बोलेंगे हम वहां पे, कि हॉट और वेट आपका जो है वो प्लेस है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपके, आई होप। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग द क्लाइमेट, आप सभी को पता है इफेक्ट ऑफ सन, हाउ इट चेंज द क्लाइमेट। एंड द नेक्स्ट इज क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया। सो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया कैन बी मेनली डिवाइड इनटू 4 क्लाइमेटिक जोन। 4 क्लाइमेट में बांटा गया है बेटा। एल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन एंड एरिड जोन। आपका जो ट्रॉपिकल जोन है उसमें ट्रॉपिकल वेट जोन भी आएगा, ट्रॉपिकल ड्राई जोन भी आएगा। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, अल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, और ट्रॉपिकल में 2 पार्ट, ट्रॉपिकल वेट जोन, ट्रॉपिकल ड्राई जोन, एंड लास्ट इज एरिड जोन। सो वन बाय वन हम पढ़ेंगे अल्पाइन जोन क्या होता है। अल्पाइन जोन कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय। जो हिमालय रीजन है उसमें जो हाई एल्टीट्यूड है वो अल्पाइन जोन बोले जाते हैं, एंड इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर।
और इसमें जो है थ्रू आउट द ईयर हमेशा स्नो से ये कवर्ड होगा। जैसे आप जानते हो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे अल्पाइन जोन में आएंगे। Next is subtropical zone. Subtropical zone are the region of the earth bordering on the tropics, just north of the tropic of Cancer और just south of the tropic of Cancer. इसमें दो जोन आते हैं, subtropical zone and जैसे कि समर आर हॉट एंड वेट एंड विंटर आर कोल्ड, जिसमें गर्मी में हॉट होगा और वेट क्लाइमेट होगा और विंटर में कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट होता है और यहाँ पे रेनफॉल आपकी क्वाइट कॉमन होती है। ये सभी आपको वीडियो में मिलने वाला है। एंड सब ट्रॉपिकल जोन क्या होंगे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब आपके सब ट्रॉपिकल जोन में आएंगे। ट्रॉपिकल जोन्स क्या होता है बेटा? ट्रॉपिकल जोन आर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो जोन होता है ट्रॉपिकल जोन होता है। एंड ट्रॉपिकल वेट मानसून एंड ट्रॉपिकल वेट जोन होते हैं, जैसे केरला कोस्ट में, कर्नाटका कोस्ट में, गोवा एंड नॉर्थन पार्ट में। एंड इन ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन रेनफॉल इज नॉट सो कॉमन, रेनफॉल यहाँ पे कॉमन नहीं होती है। एंड नेक्स्ट वन इज एरिड जोन। एरिड जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और रेनफॉल आपका यहाँ पे कम होगा। एंड द एरिड रीजन लाइज इन राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा एज 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। लगभग गर्मियों में एरिड जोन में टेम्परेचर कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो आज का जो टॉपिक है आपका यहीं तक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके इस टॉपिक को आगे जो है करेंगे। थैंक यू।